मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में जलवायु परिवर्तन पर पहला राज्य स्तरीय प्री कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज परामर्श कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर राज्य का योगदान और भारत की वैश्विक प्रतिबद्धता पर चर्चा हुई। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण विशेषज्ञ शामिल हुए। देखिए पब्लिक फर्स्ट की ये विशेष रिपोर्ट। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। जलवायु परिवर्तन के लिए वैश्विक प्रयास कार्यक्रम में 200 से अधिक क्लाइमेट लीडर्स, सरकारी अधिकारी, पर्यावरण विशेषज्ञ और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि शामिल हुए। ये सम्मेलन वर्ष 2025 में भारत अपनी नई नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन को प्रस्तुत करेगा, जो जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मेरा नाम अजय झा है, मैं पैरवी संस्था से हूँ और आज का ये चिंतन जो है मध्य प्रदेश सरकार की मदद से और अटल सुशासन संस्थान, मध्य प्रदेश काउंसिल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नर्मदा समग्र सिकोडिकॉन के सहयोग से किया गया है। बातचीत का मुख्य विषय ये है कि अगले महीने जो अजरबैजान की राजधानी बाकू में 11 से 22 तारीख तक वैश्विक जलवायु परिवर्तन पर सम्मेलन होने वाला है, उसमें क्या संभावनाएं हैं, उसमें क्या हमारी अपेक्षाएं हैं, उससे हमारी चिंताएं क्या हैं। और इसके साथ ही महत्वपूर्ण विषय बातचीत का ये भी है कि राज्य का योगदान, जो राष्ट्रीय कमिटमेंट हैं, राष्ट्रीय कमिटमेंट को पूरे करने में, उनको प्राप्त करने में कैसे और मजबूत किया जाए, इस बात पे ये बैठक है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार इस चर्चा में प्रस्तुत सुझावों पर अमल करेगी, जिससे प्रगति और पर्यावरण में संतुलन बना रहे। साथ ही पर्यावरण और राजनीतिक संतुलन बनाए रखने की दिशा में काम किया जाएगा। एरिक टोलहेम जी, श्रीमती मंजुबाला जोशी जी, डॉक्टर अनिल कोठारी, डीजी एमपी सीएसटी, इस अवसर पर मौजूद आप सब पर्यावरण प्रेमी मित्रों, भाइयों बहनों, प्यारे विद्यार्थी साथियों, पत्रकार बंधुओं, बदलते दौर में खास करके वर्तमान के इस समय में दुनिया एक अलग दौर से गुजर रही है और कमोबेश ये वो दौर भी है जब हम अपने भारतीय जीवन पद्धति, रहन सहन, हमारी मान्यताएं, हमारे रीति रिवाज, इन सबको इनके साथ तालमेल करें तो कई सारे उमड़ते घुमड़ते प्रश्नों के उत्तर भी हमको दिखाई दे रहे हैं। और कई बार इससे जब दुनिया हमसे कहती कि आप जरा ये करो, तो हम उनकी तरफ भी देखते हैं और अपनी तरफ भी देखते हैं। इसके लिए किसी शायर ने कोई शेर अच्छा कहा है, धूल चेहरे पे लगी थी और ये आईना साफ करवा रहे। तो मूल रूप से हमारे अपने जीवन पद्धति में कदम कदम पर आदिकाल से हमारे ऋषि मुनियों ने हमारी जीवन शैली इतनी अच्छे से विकसित की है कि हम सदैव परमात्मा से, प्रकृति से अपने आप को जोड़ के ही चलते हैं। इसलिए वेद वाक्य में कहा गया है यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जैसा हमारा पिंड है वही ब्रह्मांड है, दोनों में कोई अंतर नहीं। और पर्यावरण की बात कर रहे हैं, बीच में मैं खड़ा हो गया, मुझे जाने के लिए थोड़ा ये पर्यावरण से इतर भी बात कर ले, लेकिन राजनीतिक पर्यावरण की बात है। माननीय प्रधानमंत्री जी सही कहते हैं कि
एक देश तो एक चुनाव होना चाहिए। जब बीच बीच में होते तो कई व्यवस्था डिस्टर्ब होती है। सम्मेलन में डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हमारा जीवन बगैर सौर ऊर्जा के संभव नहीं है। पर्यावरण से छेड़छाड़ किसने की और उसे बचाने के लिए कौन सामने आ रहा है, जीवन शैली का इसमें कितना असर पड़ रहा है। सीएम ने कहा कि एमपी में सौर ऊर्जा उत्पादन पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा तय किए गए उत्पादन टारगेट के आधार पर तय किया जाएगा। रूस और यूक्रेन का युद्ध, इजरायल का युद्ध का जिक्र करते हुए सीएम यादव ने कहा कि आशा की किरण पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिखाई दे रहा है। सामर्थ्यशाली भी बनना है, पर्यावरण प्रेमी भी बनना है और वसुधा प्रेमी भी बनना है। हमारी जीवन शैली, खान पान किस प्रकार का है, इस पर भी पर्यावरण निर्भर करता है। हम अपने शरीर के रोम रोम से इसी प्रकार से जोड़ते हैं, इसलिए हमारे जीवन शैली में भी अभी हमको गुलदस्ते दिए, स्वागत किया तो तुलसी का पौधा दे करके दिया। ये हमारा एहसास कराता है। और हमारे यहाँ तो भोजन में भी भगवान को भोग लगेगा, तो बिना भगवान गणेश जी से आगे बढ़ो तो माता जी के पास जाओ। माता जी के पास उनका शेर क्या है, उनका अपना सवारी क्या है, उनका तालमेल भी हमको दिखता है। कार्तिक सवारी क्या है, उनका तालमेल भी हमको दिखता है। कार्तिक के पास जाओ तो कार्तिका का वाहन मोर है। अब ये आप एक दूसरे के इनके साथ तालमेल कैसे बिठाते होंगे। महादेव के पास जाओ तो उनके लिए सर्प बैठे हैं। अब सर्प का दुश्मन मोर भी है, शेर भी है, मूसक भी है। ये पूरी अपने आप में, इससे बड़ा पर्यावरण की संतुलन का कौन सा उदाहरण है। सब बैठे अपनी अपनी जगह और महादेव अपनी जगह सीधे गंगा स्नान कर रहे हैं। उनको भी उससे भी और आवश्यकता पड़ रही है। हमारे यहाँ ये अपन कल्पना करते जाओ इन सारी बातों का, सबका संतुलन बनाए रखना। और इसीलिए इस प्रकार से नहीं और आगे बढ़ के देखें तो हमारे यहाँ तो ये जो हमारा सौर ग्रह है, सौर परिवार है, अभी अपन सौर पे तो जाएंगे। तो आप बताइए, हमने आके सबसे पहले दीप प्रज्वलन कराया। अब दीप प्रज्वलन क्यों कराना चाहिए। कोई भी आरती करोगे तो आरती के समय हमारा हाथ गोल क्यों घूमना चाहिए, ये आड़ा टेढ़ा क्यों नहीं जा सकता, ऊपर नीचे क्यों नहीं जा सकता। ये सब सूर्य आराधना का प्रतीक तो है ही है। हमारे लिए उससे जुड़ा हुआ क्या पक्ष है। दिवाली तो रोज मनाते हैं, इसी प्रकार से जोड़ के मनाते हैं कि हमारा जीवन तो बगैर सूर्य ऊर्जा के संभव नहीं। अब आप उसका परसेंटेज जोड़ते रहो, हम तो उस बात में भी आगे आई जाते हैं। अभी मैं परसेंटेज देख रहा था, ध्यान में आया कि ये बात सही है कि हमारे देश में और प्रदेश में अब गीगावाट, मेगावाट और इतना उतना ये आप कहोगे, मान सकते हैं, लेकिन ये पर्यावरण से छेड़छाड़ भी की किसने। भोपाल में जलवायु परिवर्तन पर आधारित पहले परामर्श कार्यक्रम में पर्यावरण से विभिन्न विषय विशेषज्ञों ने बाद में मीडिया से संवाद में अपने विचार रखे। उन्होंने जलवायु परिवर्तन पर कार्यक्रम के आयोजन को लेकर मध्य प्रदेश सीएम मोहन यादव के प्रयासों की सराहना की। विषय विशेषज्ञों ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी का पॉजिटिव एक कंट्रीब्यूशन एनवायरनमेंट की तरफ देखा, क्योंकि इस तरह की इनिशिएटिव आज तक किसी राज्य ने नहीं लिया था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ अगुवाई की है इसमें। और इससे उम्मीद ये है कि बाकी राज्य सीखेंगे कि राज्य स्तर पर जलवायु परिवर्तन पे कैसे काम हो सकता है, उसमें कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद। भोपाल किस लिए चयन किया गया है। भोपाल का चयन तो राज्य सरकार ने किया, यहाँ जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन लोगों ने खुद किया है। तो ये अग्रणी भूमिका है मध्य प्रदेश सरकार की और भोपाल की कि यहाँ पे ये कंसल्टेशन हो रहा है। समय पहले लोग कहते थे कि क्लाइमेट रेफ्यूजीज़ हो जाएंगे, पर आज एक स्थिति ऐसी आ गई है कि क्लाइमेट रेफ्यूजीज़ हम अपने दृष्टिगत देख रहे हैं। बाढ़ आता है, लैंडस्लाइड होता है, सूखा पड़ता है, ये सब तो पहले भी होते थे, ऐसा नहीं है कि नहीं होता था। पर जो इंटेंसिटी ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आज बहुत बढ़ गया है। जैसे क्लाउड बर्स्ट के बारे में हम एक ज़माने में कभी कभी सुनते थे, आज एक ही साल में बार बार इसके बारे में सुनते हैं। इसमें लोगों का जीवन नष्ट हो जाता है, हमारी संपत्ति नष्ट हो जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी नष्ट हो जा रहा है। तो इसके ऊपर अगर हम जल्दी से जल्दी काम नहीं करेंगे तो इसका एक क्यूमुलेटिव इफ़ेक्ट आने वाले समय पर इससे भी ज़्यादा होने वाला है और इसका हमारा जो इकोनॉमी पर कॉस्ट होने वाला है और सोसाइटी पर भी बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है।
तो इसके लिए, इससे आगे जाने के लिए तो हमें अपने अगले वाले पीढ़ी को भी अच्छी तरह से तैयार करनी पड़ेगी। और इसी के साथ साथ आज की जो हमारी जीवन शैली है उसमें भी हमें बहुत परिवर्तन करना ही पड़ेगा, क्योंकि आज एक प्लास्टिक पोल्यूशन एक सबसे बड़ा मुद्दा है। ये प्लास्टिक जाता है समुद्र में, जाता है, वहाँ से मछली ये खाती पीती है इसका माइक्रो प्लास्टिक्स, और वो फिर दोबारा हमारे भोजन में आता है और हमारे शरीर में भी माइक्रो प्लास्टिक्स आने का आज नौबत पड़ गया है। तो इससे अगले बाहर आना है तो एक तरीका तो आसान तरीका है। कुछ साल पहले तो हम हर जगह सिंगल यूज़ प्लास्टिक नहीं करते थे। कोविड के पहले तो एक निर्णय भी ऐसा आया था कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक को जल्दी से जल्दी हम ख़त्म करेंगे। तो ये सिर्फ सरकारी तौर पर करने से नहीं होने वाला है। ये अगर होना है तो पूरे समाज को इसकी गंभीरता को समझनी पड़ेगी और आगे जाना पड़ेगा। तो इस संदर्भ में इन सब विषयों पर आज ये मध्य प्रदेश शासन ने, मध्य प्रदेश काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ गुड गवर्नेंस ने और पायरवी ने, नर्मदा समग्र ने मिलकर एक प्रकार से भारत में सबसे पहले एक प्रांत सरकार की, प्रांत स्तर की एक कॉप 29 के पहले प्री कंसल्टेटिव जो एक आज ये किया है चिंतन बैठक, कंसल्टेशन बनाया किया है, ये सबसे महत्वपूर्ण है और श्लाघनीय भी है। मैं इनसे जुड़े हुए सभी लोगों के भी अभिनंदन करता हूँ और हमें लोगों के स्तर पर इस पर गंभीर विचार करने का समय आ गया है, चुक भी गया है, और अगर हमें इस पर कार्रवाई करने का समय आज आ गया है। इतना कह के मैं अपने वाणी को। लेकिन बैंड अभी तक कुछ होता नहीं है। पॉलीथीन को लेकर आप लोगों ने एक पैरामीटर सेट किया था कि सब्जी की दुकान पर या किराने की दुकान पर ये इतने एमएम का प्लास्टिक मिलेगा, लेकिन ये सब चीज़ें, ये प्लास्टिक बैग्स बैन करने की बात की, लेकिन सब कुछ भाषण में और मंच पर रह जाता है, ग्राउंड पर कुछ नहीं होता। आपने ये बहुत अच्छा एक मुद्दा उठाया, क्योंकि ये ऐसा है कि डिमांड एंड सप्लाई का एक वैसे ही एक ये रहता है। तो अगर डिमांड है तो सप्लाई भी होती है, तो ये बहुत ही नॉर्मल है। तो अगर हम डिमांड साइड पर कम करेंगे कि लोग अपने घर में से जब निकलते हैं ग्रोसरी शॉप में एक थैली हाथ में लेते हैं और वहाँ से लेके वापस आते हैं, अगर ये करेंगे तो फिर इसका डिमांड कम होगा तो कोई बनाएगा ही नहीं। आपने बैन का बात कहा, बैन करना भी चाहिए, इस पर पॉलिसी भी होनी चाहिए। यही मैंने कहा, सिर्फ सरकारी तौर पर करने से ये नहीं होगा। लोगों के कॉर्पोरेट इनिशिएटिव, क्योंकि आप देख रहे हैं सब कुछ टेट्रा पैक्स में है, सब कुछ पॉली पैक्स में है। अभी इसका इज ऑल कैंसरस। अभी इसका एक टेक्निकल तौर पर भी इसका सॉल्यूशंस की और कोशिश हो रहा है। अभी CSIR निस्ट है तिरुवनंतपुरम में, उन्होंने हमारी जो थैली है उसका पेपर बैग्स पर एक रेसिन कोटिंग देके, क्योंकि ये प्लास्टिक का उपयोग ऐसा होता है कि कुछ ढीला हो गया तो भी वो रहेगा, ये है। तो उन्होंने एक क्लाइमेट फ्रेंडली एक टेक्नोलॉजी अभी बनाई है एंड दे हैव स्टार्टेड गिविंग दैट टेक्नोलॉजी टू सम पीपल। सो मिल्क प्रोडक्ट्स, इट इज़ ऑल्सो एवरी पॉलीथीन पैक इज एन इश्यू। अभी मिल्क प्रोडक्ट पर क्या सॉल्यूशन है? इसके पहले क्या होता था? वी हैड ग्लास बॉटल्स। So because of the comfort of handling, we removed glass bottles and we went to India. Glass bottles are reused every day, but it has to go through a process. वो प्रोसेस करने में थोड़ा और खर्चा पड़ेगा, थोड़ा और कोशिश पड़ेगी। इसके लिए हम आसानी की तरफ देख रहे हैं, पर इसका नुकसान बहुत बड़ा हमने अपने आने वाले पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। ये इसका तो जितना नुकसान होता है और आज की जितनी आसानी होती है, इसमें कोई तुलना नहीं है। और एक ऐसी स्थिति आ रही है वहाँ इट बिकम्स वेरी इरिवर्सिबल। आज की स्थिति में अगर हम सब जाग जाते हैं और कुछ करते हैं तो एक प्रकार से हम वापस जा सकते हैं। वापस मतलब विकास की तरफ से वापस नहीं, हम सस्टेनेबिलिटी की तरफ जा सकते हैं। पर अगर वो नहीं करेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियों को वापस जाने की अवसर ही नहीं होगा। लेकिन पूरे देश में पर्यावरण संरक्षण गतिविधि के माध्यम से भारत का नागरिक समाज, भारत के युवा जो वैश्विक समस्या है पर्यावरण के असंतुलन की, क्लाइमेट चेंज क्राइसिस की,
उसमें कैसे अपनी भूमिका निभा सकता है। तो इस हम कह सकते हैं कि इंडिया का लोकल एक्शन, इंडिया के सिटीजन्स का एक्शन पूरे विश्व के क्लाइमेट चेंज क्राइसिस को सोल्व करने में कैसे हो सकता है, उसके ऊपर हम पर्यावरण संरक्षण गतिविधि के माध्यम से कार्य करते हैं। और ये जो कार्यक्रम है जो आज आयोजित हो रहा है, वो जो COP29 होने वाला है अजरबैजान में, उसमें भारत में राज्यों की क्या प्रतिबद्धता है क्लाइमेट चेंज क्राइसिस के समाधान के लिए, वहाँ क्या कार्य हो रहा है, उसके निमित्त एक तरह से वाइडर एक तरह से संवाद है, कंसल्टेशन है, विभिन्न विधाओं के लोग यहाँ आकर बात कर रहे हैं। और जो मेरा विषय था वो ये था कि भारत का नागरिक समाज, भारत के परिवार, भारत का व्यक्ति कैसे अपनी भूमिका निभा रहा है अपने स्थानीय जलवायु परिवर्तन की समस्या के लिए और वैश्विक जलवायु परिवर्तन की समस्या के समाधान के लिए। जी, मैं इस सम्मेलन को एक बहुत आशावादी दृष्टिकोण से देखता हूं और मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश सरकार बधाई की पात्र है, जो कि इस प्रकार की जो अंतर्राष्ट्रीय विकास की प्रक्रिया है, COP29 से पहले क्या राज्य स्तर में चर्चा होनी चाहिए, वो पहल मध्य प्रदेश ने की है। मध्य प्रदेश पहला राज्य है जो कि प्री कॉप कंसल्टेशन जो है वो एक तरह से आयोजित की, और उसमें जन संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं और ऐसे लोग जो कि जलवायु परिवर्तन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं, उन सब को आमंत्रित किया। ये मुझे लगता है कि एक सामूहिक प्रयास की एक अच्छी शुरुआत है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य मैंने आपको बताया, इस कार्यक्रम का पर्पस जो है वो ये था कि इस प्रकार का वातावरण बनाया जाए, इस प्रकार का वातावरण निर्माण किया जाए कि जलवायु परिवर्तन पे सामूहिक सहभागिता से क्या प्रयास किए जा सकते हैं, उसमें राज्य सरकार की भूमिका क्या हो सकती है, उसमें जन संगठनों की भूमिका क्या हो सकती है, उसमें तकनीकी संस्थानों की भूमिका क्या हो सकती है, उसमें पर्यावरणविदों की भूमिका क्या हो सकती है। तो मुझे लगता है कि इस उद्देश्य से आपने आज के प्रेजेंटेशंस देखा होगा, बहुत सारे साथी जो विशेषज्ञ लोग हैं वो अपने अपने जो है अनुभव रख रहे हैं। तो मुझे लगता है एक अच्छी शुरुआत है और इस शुरुआत को हम लगातार कोशिश करेंगे सरकार के माध्यम से, सरकार के साथ मिलके आगे कैसे और बढ़ाया जा सकता है। मैं बहुत खुश हूँ, मैं इसको एक बहुत शुभ शगुन की तरह देख रही हूँ कि एक स्टेट ने ये इनिशिएटिव लिया कि जो अभी क्लाइमेट मीटिंग होने वाली है बाकू में, उसमें इंडिया तो रिप्रेजेंट करेगी अपना स्टैंड, लेकिन एक स्टेट भी दिखा रहा है कि हम अपने बलबूते पे क्या मार्गदर्शन दे सकते हैं। तो ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और सबसे अच्छी बात ये भी है कि इन्होंने पहल तो ली, लेकिन इन्होंने इसमें एक सबको साथ लेके चलने का भी मैसेज दिया। जैसे कि मैं दिल्ली से आई हूँ, तो जो सब साथ लेकर अपने एक्सपीरियंस शेयर करें, अपनी नॉलेज शेयर करें, तो उससे कोई एक बहुत अच्छा कुछ शुभ निकलेगा, जो कि ना सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए ही शुभ होगा, बट मुझे लगता है पूरे भारत और पूरे विश्व के लिए भी शुभ होगा। तो मैं चाहूँगी कि यही प्रोएक्टिवनेस मध्य प्रदेश जो है कंटिन्यू रखे और ऐसे ही क्लाइमेट इश्यूज़ पर और एनवायरमेंटल इश्यूज़ पर अच्छे मैसेज देता रहे, क्योंकि आपके यहाँ तो प्रकृति का वरदान है, जैसे कि कहा जाता है। इतना सुंदर सब फॉरेस्ट है, रिवर्स हैं, और क्लाइमेट चेंज आप चाहे उतने बड़े कंट्रीब्यूटर ना हो, लेकिन इम्पैक्ट उसका हो रहा है। तो चाहे आप उसमें उतने बड़े भागीदार नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप उसमें आगे बढ़कर काम करने की एक इच्छा दिखा रहे हैं, तो ये बहुत ही एक अच्छी बात है और बहुत एक शुभ इसमें से मुझे लगता है निकल के आएगा। थैंक यू। जलवायु परिवर्तन पर संबोधन के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सभागार में प्रदर्शनी लगाए मिट्टी के खिलौने और कलाकृति बनाने वाले कारीगरों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने इन कारीगरों के साथ दीपक बनाकर वोकल फॉर लोकल को लेकर आम जनता को अपने अपने क्षेत्र में बने स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहित करने का संदेश दिया। किसी भी बड़े आयोजन में प्रदेश की स्वयंसेवी संस्थाओं, कारीगरों, कलाकारों और शिल्पकारों को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने हेतु मुफ्त में स्टॉल लगाने की सुविधा दी जाती है, ताकि वो अपने उत्पादों का बेहतर प्रदर्शन कर सके और देश दुनिया तक अपने उत्पाद पहुंचा सके।
पब्लिक फर्स्ट से इन कारीगरों और शिल्पकारों ने अपने अनुभव साझा किए। ये सर शुद्ध है, मतलब हाथों से बना हुआ है सब। ये सब इमली लड्डू है। ये हमने पीस के इसको बनाया हुआ है हाथों से। 10 बाई हैं, 12 बाई हैं काम करती है। इसमें समूह द्वारा बनाया हुआ है। इसको हम बना के सब बाज़ार में यही समूह फिर जहाँ मेले लगते हैं वहाँ बेचते हैं। इससे हमको लाभ होता है, लोन देती है सरकार, उससे हम ये बनाते हैं। इसका सरकार की तरफ से कुछ आदान मिलता है? जी सर, मिलता है बहुत। ये लोन मिलता है, इसके लिए हमारे उनके द्वारा जो ये मिलता है उसके द्वारा हम काम करते हैं। और मेरा जो मेनली जो है स्टोन पे काम है। स्टोन पे मेरा कार्विंग वाला वर्क है। इसमें हम जो है अलग अलग जैसे भोपाल अपने एमपी के अंदर स्पेशली जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं जैसे कि सांची हो गया, खजुराहो हो गया, आपका मांडू हो गया, तो यहाँ की हम लोग सोविनियर्स बनाते हैं और जो स्टोन पे हमने उकेरे हुए है ना, जिसमें आप वीडियो में आप देख सकते हैं जैसे कि सांची का स्तूप हमने खजुराहो का बनाया हुआ है, सांची स्तूप बनाया हुआ है, मांडू का जहाज महल बनाया हुआ है और इसके हमने 2D और 3D रिप्लिका भी बनाई हुई है। जो 3D मॉडल हैं उसी के मिनीचर मॉडल्स भी बनाए हुए हैं अपने स्टोन्स के अंदर और काफ़ी अच्छा पसंद किया जाता है। टूरिस्ट लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। इसको मोमेंटोज वगैरह में भी यूज़ किया जाता है और काफ़ी इसको सराहा जाता है। सरकार की तरफ से भी प्रोत्साहन मिलता है? हाँ, सरकार की तरफ से हमको ये रहता है कि इसमें हम जैसे कई बार हमको लोगों को जो है स्पेशली बुलाया जाता है और एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है कि एग्जीबिशंस का, तो वहाँ हम अपनी चीज़ों को डिस्प्ले करके और आगे सेल कर सकते हैं। हम लोग स्व सहायता समूह से जुड़कर हम लोग के खुद के बिजनेस करते हैं जिसमें अचार की मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करते हैं। हमारी मैन्युफैक्चरिंग में हर प्रकार का अचार, मुरब्बा और पापड़, बड़ी ये सभी बनाए जाते हैं। मसाले भी बनाए जाते हैं और जूट का सामान भी बनाया जाता है और आर्टिफिशियल ज्वेलरी वगैरह भी बनाई जाती हैं। तो हमारे यहाँ पे हमारे भोपाल में सभी स्व सहायता समूह अलग अलग प्रकार का अपना खुद का बिजनेस करता है जिससे उनकी अच्छी इनकम होती है और इनकम के साथ साथ हम लोग अपना खुद का स्वरोजगार करते हैं। मेरा नाम धर्मेंद्र रोहर है, मैं स्टेट अवार्डी हूँ और भोपाल में मैं 20 साल से बांस का कार्य कर रहा हूँ। अभी हमने बांस में मोर, चिड़िया और उल्लू, अभी दीपावली पे हमने उल्लू बनाया जिससे बोलते हैं लोग पूजा में ये शुभ मानते हैं और हमारे यहाँ करीब 10 से 15 महिलाएं काम कर रही हैं। पूरा हैंडमेड काम है और अभी हमने बांस से ज्वेलरी बनाई, बंसी बनाई और भी नए नए आइटम अभी बना रहे हैं। सरकार की तरफ से हमें जैसे मेले में जो भी आयोजन होते हैं तो फ्री स्टॉल और जो गवर्नमेंट की जो सारी सुविधाएं होती हैं वो मिलती हैं। भोपाल में आयोजित ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश की जलवायु परिवर्तन के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है और भारत की वैश्विक जलवायु प्रतिबद्धताओं को सशक्त करता है। तो ये थी मध्य प्रदेश की जलवायु प्रतिबद्धता पर पब्लिक फर्स्ट की विशेष कवरेज। उम्मीद है कि राज्य और देश के संयुक्त प्रयासों से पर्यावरण संरक्षण और विकास का ये संतुलन बनाए रखा जा सकेगा।